learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Renu, your economics mentor. So today we will cover the part globalization. New economic policy reforms में हमने पढ़ा था liberalization, privatization and globalization. We have already covered the liberalization part, privatization part. Today we will cover the globalization वाला part कि what is globalization और economic policies में इसका क्या importance रही है. So we will be covering the meaning of what is globalization. We will cover what is World Trade Organization and advantages क्या रहे हैं globalization के and हमारे जो reforms रहे उनका appraisal क्या है, उसको हम जो reform की assessment करेंगे. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? ग्लोबलाइजेशन एसेंशियली मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड लेवल पे हम लेकर जा रहे हैं. ठीक है. इट इम्प्लाइज अ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज. ठीक है. इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, आइडियाज का, टेक्नोलॉजी का, गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, इवन पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज and society. It increases connectivity between different markets in the form of trade, investment and cultural exchanges. अब राजस्थान की जो फेमस बंदेज चुन्नी होती है वो अमेरिका में लोग पहन पा रहे हैं. ठीक है. हमारे जो अगर कोई अमेरिका किसी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा चल रहा है, हम उनसे वो टेक्नोलॉजी हम ले पा रहे हैं. ठीक है. हमारे गुड्स एंड सर्विसेज है विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक्सचेंज हो पा रहे हैं. अब मैं अमेरिका जाके भी काम कर सकती हूँ, अमेरिकन यहाँ आके स्टडी कर सकते हैं. तो क्या हुआ है ग्लोबलाइजेशन से? क्या हुआ है कि हमारे ट्रेड्स, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, हमारे पास बहुत सी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं. हमारे यहाँ के जो अच्छे बिजनेसमैन हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं. हमारे यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस, जैसे मैं एग्जांपल दें कि राजस्थान की जो बंदेज चुन्नियाँ हैं वो अमेरिका में भी सेल हो रही हैं. ठीक है. तो इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं वो क्यों हो पा रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. हर लेवल पे चीजों का जो है एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग जो है वो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है. तो पहले देखते हैं कि आउटसोर्सिंग होता क्या है. आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हैज रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. अब ये सिंपल मीनिंग है कि हम हायर कर रहे हैं, कंपनी को सोर्सेज चाहिए और उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं. वो कैसे? As a form of economic activity, outsourcing has widely enlarged. Many of the services such as voice-based business. ठीक है. अब जब 1991 में IT एरिया डेवलप हुआ था, कंप्यूटर्स आए थे. ठीक है. मेल्स आने स्टार्ट हुई थी, सारा वो जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारा BPO सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, क्योंकि इंडियंस हैं, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश. ठीक है. जो अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, वो इंडियंस को हायर करते हैं, क्योंकि हम जो BPO जैसी सर्विसेज हैं यहाँ बैठे बैठे कम वेज रेट पे उनको सर्विसेज देते हैं. अगर वो किसी अमेरिकन को हायर करेंगे तो दैट विल उनको वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था एज कम्पेयर टू अगर इंडियन उनकी सर्विसेज को, BPO को अगर वो यहाँ से चला रहे हैं. ठीक है. अगर हमारी जैसे अकाउंटेंसी जो ऑनलाइन हम जितने भी काम कर पा रहे थे विद हेल्प ऑफ कुछ बैंकिंग हो गया, म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स हो गया, फिल्म एडिटिंग हो गया, बुक ट्रांसक्रिप्शंस हो गया, क्लिनिकल एडवाइसेस हो गया, कि अब यहाँ से बैठे बैठे हम कुछ एडवाइसेस दे रहे हैं. ठीक है. आर आउटसोर्स्ड बाय कंपनीज इन डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया. अगर जैसे अमेरिका है, उन्हें पता है कि कुछ जो सर्विसेज है इस तरह की अगर वो अपने वहाँ के लोगों से लेंगे तो उनको वो कॉस्टली पड़ेगा. ठीक है. तो उन्होंने क्या करते थे वो इंडियन जो हमारे यूथ है उनको यहाँ से हायर करते थे, बिकॉज वी आर अवेलेबल एट द लो वेज रेट. ठीक है. द लो वेज रेट्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड. हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, यूथ हमारे पास बहुत अवेलेबल था, तो जो हमारी आउटसोर्सिंग है वो बहुत ज़्यादा हुई. ठीक है. अब व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि WTO क्या है और उसका काम क्या है. ठीक है. अब एक तरीके से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो मीडियम है कनेक्टिविटी का. ठीक है. एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कनेक्शन, कि हम क्या चीज़ एक्सचेंज करेंगे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी. अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री के साथ वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो जाती है तो हम कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, चीज़ों को मैनेज करना. वो सब चीज़ें जो है एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो WTO है. ठीक है. तो WTO क्या था कि इट वाज फाउंडेड 1925. जो हमारी अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन थी विच इज GATT, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, उसी का एक रिनेम्ड वर्जन था. ठीक है. WTO is expected to establish a rule based trading. जैसे मैंने आपको बताया कि WTO कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है,
एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ट्रेड से रिलेटेड अगर कोई भी टर्म्स कंडीशंस कुछ रेगुलेशन है तो वो क्या है, रिस्ट्रिक्शन से बात करना, उस तरह की जो चीजें हैं वो क्या है, एक आर्बिट्रेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड जो WTO मैनेज करता है। ठीक है, The purpose of WTO is to enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of world resources and to protect the environment. अब WTO का पर्पस क्या रहता है? सपोज करो मेरे पास, जैसे हम बात करते हैं कि मेरे पास कोई गुड की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, मैं WTO से बोलूँगी कि मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा बल्क में प्रोडक्शन है, आप मुझे बताइए कौन सी कंट्री को वो चीज़ चाहिए, ठीक है, या आप उस कंट्री से बात कीजिए कि हम उनको अवेलेबल करा सकते हैं। जो नेगोशिएशंस हैं, जो टर्म्स हैं, इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो WTO अवेलेबल कराता है। जैसे हम होता है कि अगर मैं किसी में चीज़ में क्वालिफाइड हूँ, मैं आई पुट माई रिज्यूमे, कि मैं अपना रिज्यूमे दे दूँगी कि ये चीज़ मेरी क्वालिटीज़ हैं, मुझ में ये मेरा क्वालिफिकेशंस हैं और आप मुझे हायर कीजिए। ठीक है, तो जिस भी कंपनी को ज़रूरत होगी वो उस टाइम पे पूछ लेंगे। ठीक है, तो एक WTO है वो एक कोऑर्डिनेटर जो है इन चीज़ों को ट्रेड एग्रीमेंट्स में हमारा बना हुआ था। ठीक है, द WTO एग्रीमेंट्स cover trade in goods as well as services to facilitate international trade, bilateral and multilateral। ठीक है, जो हमारा वही कि जो WTO है वो पॉलिसीज बनाएगा कि ट्रेड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज में कैसे होगा, दोनों चीज़ों में बायलैटरल भी और मल्टीलेटरल, वन साइडेड भी है और अगर मल्टीपल है तो भी। ठीक है, थ्रू रिमूवल ऑफ टेरिफ एज वेल एज नॉन टेरिफ बिटवीन मेंबर कंट्रीज। अब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो WTO के मेंबर्स हैं। ठीक है, तो जितनी भी इनकी टर्म्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन सबको कैलकुलेट करके डील्स कराने में वो सब जो है WTO इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, as an important member of WTO, India has been the forefront of framing fair global rules, regulations and advocating the interest of the developing world। अब जैसे हम we are the part of WTO, तो हम क्या करते हैं कि हम बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे जो रूल रेगुलेशंस है वो बहुत फेयर हैं, एंड वी आर वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। तो दिस इज WTO। Now we will see what were the advantages of globalization। ग्लोबलाइजेशन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हुए थे, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो फर्स्ट हमारा क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब क्या हुआ, हमारी ग्लोबलाइजेशन से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अमेरिकन थे या जो फॉरेन कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज थी, दे वर आउटसोर्सिंग इंडियंस। ठीक है, यहाँ पे हम किस बारे में बात कर रहे हैं, विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ न्यू जॉब्स अवेलेबिलिटी इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। सेंटर इन इंडिया इज वेरी यूजफुल इन एम्प्लॉइंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। अनदर एडिशनल फैक्टर in India is cheap labor. This feature motivates big companies in the West to outsource employees from other region and cause more employment। ये आपने BPO वाला जो पार्ट था, हमने जो सर्विसेज वाला पार्ट था, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, एज अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे कि जहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। हमने वो जोन्स बनाए थे जहाँ पे हमने क्या 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 कहा था कि एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन्स हैं, जहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट जाएगा या सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले गुड्स बनेंगे ग्लोबलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे उस वजह से क्या हुआ, 2 नई यूनिट्स के साथ साथ प्लस हमारा चीप लेबर है, तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हुई थी। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट बेनिफिट या फर्स्ट एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकंड इज इंक्रीज इन कंपनसेशन। अब हमारा कंपनसेशन बढ़ गया था, कैसे? After globalization, the level of compensation has increased as compared to domestic companies due to skill and knowledge of foreign company offers. This opportunity also emerged an alternation of the management structure। अब क्या हुआ कि पहले हम सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे काम कर रहे थे, हमें जो अगर किसी को कोई नुकसान हुआ है उसका जो कंपनसेशन है वो प्रॉपर नहीं था, हमें नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब क्या कि हमारा ग्लोबल लेवल पे एक्सपोजर हो गया, एक तो हमारी जो मैनेजमेंट सर्विसेज है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हुआ, प्लस अगर हमारे कुछ लॉसेज हैं और कुछ और जो हमें कंपनसेशन हैं वो हमारे बढ़ गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दिस वर द टू। व्हाट इज नेक्स्ट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब with the outbreak of globalization, Indian economy and the standard of living of individual has increased. This change is notified with the purchasing behavior of person, especially with those who are associated with foreign companies. Hence, many cities are undergoing a better standard of living along with the business development। अब क्या हुआ कि जब हम हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हम अच्छा कमाने लग गए हैं, हमें ग्लोबल लेवल का एक्सपोजर होने लग गया, हमें ये पता लगने लग गया कि वो किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं, क्या क्या चीज़ें वो बेस्ट यूज़ करते हैं, तो हमने भी वही चीज़ें जो है उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से हमने इनहेरिट करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ गया। ठीक है, हमें अच्छी चीज़ों का एक्सेस मिल गया, बिकॉज वी वर वर्किंग, वी वर हैविंग अ मनी इन आवर हैंड, जो हमारी फाइनेंशियल पावर्स थी वो भी बढ़ गई थी। ठीक है,
Next is extension of market. Due to globalization, any company can extend their limits, the size of business. Now, no nation can longer hope to lead an existence of solitude and isolation in which only domestic industries can function. अब हमारी पहले यही कंडीशन थी कि हम solitude और isolation में थे before 1921. अब क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि हमारे आपको लिमिट नहीं रहती बिजनेस कि हम अपने बिजनेस को कितना ही चाहें एक्सपेंड कर सकते थे. तो अब जो मार्केट है उसकी एक्सटेंशन लिमिटलेस हो गई थी. सो फिफ्थ वन इज development of infrastructure. It's help in the improvement and development of infrastructure. For example, growing financial facilities, faster communication, rapid technology changes, new sources of industrial energy etc. अब जैसे हमने बात की, अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हमने बात करी थी बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन, काफ़ी कंपनीज का हमारे पास FDIs यहाँ पे आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आई. अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आई, वो एक अपना सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगा रहे हैं, तो वो दे विल मेक श्योर कि वहाँ पे जो है बिजली अच्छे से पहुँचे, पानी वहाँ पे पहुँचे, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ हो. तो अब जो वो सारी फैसिलिटीज़ अरेंज कराएंगे वो उन कंपनीज ने आना स्टार्ट किया. अगर कोई कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए, जो कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकती है, उन कंपनीज ने आना स्टार्ट किया. तो क्या होता है कि मिला के काफ़ी सारी चीज़ों का कंबाइन करके काफ़ी जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि कोई भी अगर हम इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, फर्स्ट वी विल हैव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उस डेवलपमेंट से क्या हुआ कि हमारे और भी बहुत चीज़ें हैं, वन थिंग लीड्स टू अनदर. ठीक है, वो एक चेन रिएक्शन होता है, चेन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, तो उससे क्या हुआ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छा डेवलप हो गया. ठीक है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन. अब वही बात है कि हमें जब हम ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि एक जो चीज़ है वो इस तरह से बन सकती है, इस मशीन से अच्छी बन सकती है, तो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन भी आया. अब जब कंपटीशन आता है तो आपकी कॉस्ट भी कम रहती है, तो वो कंपटीशन आया. इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट रिड्यूसेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इंप्रूव्स क्वालिटी, रिड्यूसेस प्रोसेसिंग टाइम एंड बिजनेस बिकम्स डोमिनेंट ड्राइवर्स. अब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंजेस हुई तो हमें पता लगा कि इससे सस्ता बन सकता है, ये मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है, वो सब एक्सचेंज हुआ, तो एक हेल्दी कंपटीशन भी आया. मोर ओवर मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी आई. ठीक है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग plants. In globalization, an MSC by operating in more than one country gain research and development production, marketing and financial advantages in its cost and reputation that are not available to purely domestic marketers. अब क्या हुआ कि जो हमारी कुछ कंपनीज हैं वो अलग अलग जगह पे रिसर्च कर पाई. ठीक है, उन्होंने कई जगह पे अपने बेसिस बनाए कि वो यहाँ प्रोडक्शन कर रही हैं, उनका रिसर्च वर्क कहीं और से चल रहा है, सेल्स कहीं से और चल रहा है. उसके रीजंस क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं उनका असेंबल करते हैं. बहुत सारे जो हमारे आज के टाइम पे बात करें, जितने भी हमारे स्मार्टफोन हैं, मैक्सिमम फोन्स की असेंबलिंग यहाँ पे होती है, बिकॉज वी हैव अ चीप लेबर. ठीक है, तो अगर सेल्स है, हो सकता है वो कहीं और से आउटसोर्स कर रहे हो. तो क्या हुआ कि हमारा जो मल्टीप्लिसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की वो बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ जो है ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. अब डिसएडवांटेजेस क्या थे? फर्स्ट क्या आया है, इनइक्वालिटी. सेकंड इज इन्फ्लेशन. अब इनइक्वालिटी क्या कहता है? ग्लोबलाइजेशन हैज बीन लिंक्ड टू राइजिंग इनइक्वालिटीज इनकम एंड वेल्थ. अब उसकी वजह से क्या हुआ, रिच पुअर वाला जो गैप होता है वो हमारा बढ़ गया. कैसे? एविडेंस फॉर दिस इज द ग्रोइंग रूरल अर्बन डिवाइड इन कंट्रीज सच एज चाइना, इंडिया एंड ब्राजील. ठीक है, अब मैंने आपको बात की थी कि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी हैव अ रिच एंड पुअर गैप. ठीक है, अब क्या था, जब हम सोशलिस्ट थे, मिक्स्ड कंपनी थे, हम जो मार्जिनल सेक्टर है उनके लिए काम कर रहे थे. बट अब क्या हुआ कि जब हमने प्राइवेट सेक्टर्स को दे दिया, हम डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट फोर्सेस पे इकोनॉमी को छोड़ दिया, तो क्या था, रिच जो है उसको और ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, उसको और एरियाज मिल गए एक्सप्लोर करने के लिए. ठीक है, वो उसको तो और अच्छे ऑप्शन मिल गए. लेकिन जो पुअर था उसकी तरफ हमने कोई भी काम नहीं किया, हमने उसको एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराई, वहाँ पे उनके डेवलपमेंट के लिए कोई काम ही नहीं किया, उनको ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कम पड़ा. तो क्या हुआ, जो रिच और पुअर का वो गैप कम हो गया. जो स्टडीज क्या बताती हैं कि चाइना, इंडिया एंड ब्राजील में ये चीज़ देखने को मिली थी. This leads to political and social tension and financial instability that will constrain growth. अब उस चीज़ को हम ओवर ग्रोथ तो नहीं कह सकते ना, अगर हमारा ये गैप रहेगा तो. ठीक है, many of the world poorest people do not have access to basic technologies and public goods. They are excluded from the benefits. अब जो पुअर था वो पुअर का पुअर ही रह गया. डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, फिर भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बेसिक चीज़ों का एक्सेस नहीं था. दिस इज वन ऑफ द मेन disadvantage of globalization. ठीक है, next is strong demand for food and energy has caused a steep rise in commodity prices. Food prices inflation known as eggflation has placed millions of the world's poorest people at great risk. अब क्या हुआ
कि इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ा, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज़्यादा रहती है तो डिमांड ज़्यादा हम करते हैं, डिमांड ज़्यादा हम करते हैं तो दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन। ठीक है, अब हम कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट जो आरबीआई बैंक्स हैं वो फिर नोट प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब वन थिंग लीड्स टू अनदर। तो इन्फ्लेशन जो है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से रहता है। ठीक है, उससे जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो भी महंगी हो रही हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, एक पुअर, जो पुअरेस्ट पीपल है उनके ऊपर, वो ज़्यादा रिस्क में थे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज वनरेबिलिटी टू एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक्स। अब क्या होता है कि हम जो कनेक्टेड हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल की इकॉनमी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वी आर वनरेबल टू, अगर किसी और इकॉनमी, अगर हमारी जो इकॉनमी अमेरिका में कुछ चेंजेस आए, वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जैसे पढ़ते हैं, नेशनल इकोनॉमीज आर मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, दिस इंक्रीज द रिस्क ऑफ contagion, that is an external event somewhere else in the world coming back to affect you has risen, making a country more vulnerable to macroeconomic problems elsewhere। अभी किसी और कंपनी 2008 में अमेरिका में क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, उसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिला था, क्योंकि हम वो बहुत चीज़ें यहाँ से आउटसोर्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज threats to global commons, irreversible damage to ecosystems, land degradation, deforestation, loss of biodiversity, and the fears of permanent shortage of water afflict millions of the world's most। अब क्या है कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज आएँ, ग्लोबलाइज करें, हम मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, प्लांट्स लगाएं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि हम अगर हम फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, हम मैक्सिमम पानी को पोल्यूट करे जा रहे हैं, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे एक सस्टेनेबिलिटी है उसको लेकर किसी ने बात नहीं की। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन का ये भी हमें डिसएडवांटेज रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन, some critics of globalization point to a loss of economic and cultural diversity as giant firms and global multinational brands dominate domestic markets in many countries। अब क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन, अब क्या हम एक लोकल अगर किसी बात करें कि हम एक टोकरी बना लेते हैं बांस के पत्तों से, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हमने स्टैंडर्ड्स बना दिए कि जो प्लास्टिक की टोकरीज हैं वो बेस्ट हैं, वो अच्छी हैं, तो जो लोकल मेन मेड जो हमारा यहाँ का इंडिजिनियस चीज़ थी वो चीज़ पीछे छूट जाती है। तो क्या हुआ कि उस स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमारी जो लोकल, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो हमारी कल्चरल को लेके चीज़ें थी या जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट कर रही थी, वो कहीं पीछे छूट गई। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन ने उस तरह से हमको इम्पैक्ट किया ग्लोबलाइजेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज trade imbalances. Global trade has grown but so too have trade imbalances। अब global trade तो बढ़ा लेकिन imbalances भी बढ़े। Some countries are running big trade surpluses and these imbalances are creating tension and pressure to introduce protectionist policies such as new forms of import control। Many developing countries fall victim to export dumping by producers in advanced nation। Dumping is selling excess output at a price below the unit of cost of supply। अब इसका आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जैसे अब आज के टाइम पे आप सुनते होंगे कि हम कहते हैं कि बहुत से हमारे टॉयज इंडिया में जो लाइट्स आती हैं, सस्ते फ़ोन आते हैं, हम बोलते हैं कि चाइनीज़, उनके पास क्या वो मास, चाइना में क्या है मास लेवल पे प्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब वो ये करते हैं कि हम जो चाइना से चीज़ लेके आते हैं वो हमारे इंडिजिनियस गुड्स सस्ती होती है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे उनकी इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड है, उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं वो सस्ते चीज़ों में यहाँ बेचते हैं और हम क्या करते हैं वो चीज़ खरीदते हैं, तो उससे क्या हो रहा है हमारे डोमेस्टिक गुड को नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो दैट वाज हैपनिंग, उस टाइम पे भी वही चीज़ हो रही थी, ट्रेड सरप्लस को डंप कर दे रहे थे, उससे क्या हो रहा है हमारे इंडिजिनियस मार्केट को, इवन कि इंडिजिनियस जो बेस्ट मार्केट चीज़ें हैं उनको भी नुकसान हो रहा था। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट। Concern has been expressed by some that capital investment and jobs in advanced economies will drain away to developing countries at firm switch their production to countries with lower unit labor cost। This can lead to higher levels of structural unemployment। अब क्या है ये more or less, अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि जो अमेरिका में से अगर हम अमेरिका को सर्विसेज चाहिए, ठीक है, बीपीओ चाहिए उनको और बहुत चीज़ें चाहिए जो हमने उनको वो ऑनलाइन चीज़ें कर सकते हैं, वो सारा कहाँ से आउटसोर्स कर रहे हैं, इंडिया से। अब जो वहाँ का यूथ है उनके लिए तो वो खतरे वाली सिचुएशन है कि हमें सारी नौकरियां हम उनके ले रहे हैं, या अब इसको वाइसा वर्सा करते हैं। अब मुझे पता है कि मैं अमेरिका जाके काम कर सकती हूँ, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा इनपुट है, तो मैं ब्रेन ड्रेन होगा, मैं यहाँ से क्या चल जाऊँगी अमेरिका शिफ्ट कर जाऊँगी इंडिया से। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स हैं वो भी जो है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट कुछ एरियाज में बढ़ी थी, कई जगहों पे घटी थी, और जो कुछ जो हमारे जो एक्सलेंट माइंड है उनका भी ड्रेन हुआ था। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर
डिसएडवांटेज पार्ट की ग्लोबलाइजेशन के. नाउ वी विल सी कि जो एज अ होल हमारी एलपीजी पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उसका जो असेसमेंट है वो हमारा क्या था, तो हम वो 4 to 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो हमारा जो जीडीपी से हम जो है अपना असेसमेंट करते हैं ग्रोथ को. ठीक है, तो क्या हुआ था, पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ 2 decades. 20 सालों तक, कमिंग 20 सालों तक हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुई. बिकॉज ऑफ एलपीजी हमारा जीडीपी लगातार बढ़ता ही गया, एंड जीडीपी बढ़ना इज अ साइन ऑफ ग्रोथ. ठीक है, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन. ठीक है, इस टाइम पे नो डाउट हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो थोड़ा सा डाउन गया था. वाइल द इंडस्ट्री सेक्टर वाज इन फ्लक्चुएशन द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड. ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो चलो हमारा बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी अच्छा था पहले भी, बट उतना अच्छा नहीं हुआ. लेकिन हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आउटसोर्सेज, बीपीओ, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे को हायर कर रही हैं, उससे क्या हुआ था, हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो गया था. कंप्यूटर्स जो हमारे इंट्रोड्यूस हुए थे 1991 में, उससे बहुत चीज़ों का फर्क पड़ गया था. द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आ रही थी, उससे क्या हुआ, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, एक हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ गया था. ठीक है, इंडिया बिकम सक्सेसफुल एक्सपोर्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल्स इन द रिफॉर्म पीरियड. राइजिंग प्राइसेस हैव आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल. अब क्या हुआ कि हम जो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिन चीज़ों में हम अच्छे थे, कि हमारे जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं, हम जो सॉफ्टवेयर अच्छे बना रहे थे, हमारे ऑटो पार्ट्स थे, हमें एक अच्छी मार्केट मिल गई. ठीक है, तो हमें क्या हुआ कि जो हम एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारा अच्छा ब्रेन है, हर चीज़ की जो है बेटर अवेलेबिलिटी, बेटर रिसोर्सेज, असेसिबिलिटी हमें मिल गई थी. ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स सी सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश रेफर्स टू कंट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. अब हमने कुछ सर्विसेज जो हैं वो हमने अपनी क्या कर दी हैं, थर्ड पार्टी को दे दी है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्शन ए आउटसोर्सिंग. ठीक है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वाज द प्रीडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. हमने पढ़ा ही था कि जो WTO से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो इस चीज को डील करता था, दैट वाज ऑप्शन डी, जर्नल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, दैट इज GATT. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटसोर्सिंग इज गुड्स फॉर इंडिया बिकॉज. अब आउटसोर्सिंग इंडिया के लिए गुड क्यों है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड. यस. इट प्रोवाइड्स एक्सलेंट पर्टिकुलर फील्ड. यस, स्किल्ड आप हो जाओगे इस चीज में. तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO स्टैंड्स फॉर. बेसिक क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लिया होगा आपने, आपको अच्छे से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अच्छे समझ आ गया होगा. ये टॉपिक बहुत अच्छे से हमने डिटेल में कवर कर लिया है. वी हैव कवर्ड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल. Still, in case you have any doubts, you can ask them in your Ask Your Doubts section. Till then, keep learning, keep sharing. I'll see you in the next lecture.